नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। और सबसे पहले आपको मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूंगी। इस तस्वीर को ट्वीट किया है अभी गीतांजलि आंगमो ने। और गीतांजलि आंगमो जो कि जाने माने पर्यावरणविद सोनम वांगचुक की पत्नी है। और पिछले 6 महीने से लगातार उनकी बैटल फॉर जस्टिस जारी है, एक न्यायिक बैटल जारी है। इस तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि पर्यावरणविद, क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट, लद्दाख के प्रोमिनेंट पर्सनालिटी सोनम वांगचुक के साथ उन्होंने लिखा है कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हैड अ फ्री फ्लोइंग चैट विद वांगचुक विदाउट ग्लांसिंग एट द स्कैरी क्लॉक एवरी नाउ एंड देन टू मेक द मोस्ट ऑफ द फ्लीटिंग 60 मिनट्स इन जेल। क्योंकि वो जब जब पिछले 6 महीनों में जा रही थी जोधपुर जेल में सोनम वांगचुक के साथ मुलाकात करने के लिए, तो 1 घंटे का वक्त जो है वो निर्धारित होता है। Taking him for a health checkup as per the strong recommendations of our family doctor. He will be under medical observation for 36 hours in a good hospital. तो 36 घंटे के लिए जो है सोनम वांगचुक को एक मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल में रखा जाएगा। इस बात की जानकारी अभी जो है ट्विटर पर दी है उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो ने। और हम सोनम वांगचुक की लगातार बात कल से कर रहे हैं, आपको याद दिला दे, क्योंकि सोनम वांगचुक पर लगा हुआ जो रासुका है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, उसे केंद्र ने हटा दिया है। पिछले साल सितंबर में जब वो आंदोलन कर रहे थे लद्दाख को पूर्ण राज्य की मांग को लेकर कि उसको फुल स्टेटहुड दिया जाए, दूसरे भी तमाम डिमांड्स हैं, तो उस दौरान जो हिंसा भड़की थी और जिसमें 4 लोगों की जान भी गई थी, उसके बाद 26 सितंबर 2025 को सोनम वांगचुक को हिरासत में ले लिया गया। उन पर ड्रकोनियन एक्ट लगाया गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट रासुका का। लेकिन अब अचानक से जो है मोदी सरकार का हृदय परिवर्तन होता है और सरकार कहती है कि हमने ये रासुका हटा दिया है। एक ऐसे वक्त में इसे हटाया जाता है, याद दिला दे आपको, क्योंकि ये मसला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है, वहां हियरिंग चल रही है, वहां हेबियस कॉर्पस एक फाइल किया गया है। और गीतांजलि आंगमो कह रही हैं कि ये जो है इलीगल डिटेंशन है, कोई आधार नहीं है। 17 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है इस मसले में, जबकि वकीलों को कहा गया था कि आप लोग आकर वो वीडियोस और स्पीचेस सुनाएं जिससे ये साबित हो कि दरअसल सोनम वांगचुक की वजह से ही वो हिंसा भड़की थी। देखिए, एक यहां पर इस पूरे मसले का राजनीतिक पहलू है, लेकिन जब हम इस तरह के मामलों को देखते हैं, वो पब्लिक सेफ्टी एक्ट हो, वो रासुका हो, जितने ड्रकोनियन एक्ट से जिसके तहत गिरफ्तारियां होती हैं, उसमें एक अहम सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए कि जिस तरीके से मीडिया का एक के बाद एक गलत इस्तेमाल होता है ऐसे केसेस में, एक पूरी की पूरी नैरेटिव बिल्डिंग के लिए, प्रोपेगेंडा के लिए, कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए। सोनम वांगचुक अगर जेल से रिहा हो रहे हैं, अगर उनके खिलाफ कोई आरोप जो है वो साबित नहीं कर पाई है सरकार, अगर आरोप होते तो भाई आप ट्रायल पे लेकर जाते, अगर आपको लगता है कि नहीं आपके पास सबूत है आरोपों को प्रूव करने के लिए। और अगर आप ट्रायल पर नहीं लेकर जा रहे हैं, ये जो 170 दिन सोनम वांगचुक ने जेल में बिताए हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? या कम से कम उसके लिए केंद्र को माफी नहीं मांगनी चाहिए? और उनका जो चरित्र हनन किया गया, लगातार कहा गया कि भाई पाकिस्तान के पेरोल में हैं, चीन के पेरोल पे हैं, नेपाल से लोग आकर जुड़ रहे हैं उनके इस मूवमेंट में। इन तमाम आरोपों का क्या जो आप एक इंसान की जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं? क्योंकि अगर सबूत होते तो निश्चित रूप से ये मसला ट्रायल पे जाना चाहिए था। लेकिन अगर सबूत नहीं है, क्या इतने आराम से आपने कह दिया, मनमानी कर दी कि भाई हमने ड्रॉप कर दिए चार्जेस, हम निकल गए? इन्हीं तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आज हमारे साथ हैं अतुल चौरसिया। वैसे तो अतुल को परिचय की जरूरत नहीं है, आमतौर पर इनके पॉडकास्ट पर मैं जाती हूँ। आज मैंने कहा थोड़ा सा रोल रिवर्सल करते हैं, अतुल को बुलाती हूँ मैं और सवाल पूछते हैं। न्यूज लॉन्ड्री के मैनेजिंग एडिटर अतुल, सबसे पहले तो ये जो केंद्र का फैसला हुआ उस पर आपका क्या कहना है? उसको आपने कैसे देखा? कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अचानक से ऐसा कुछ हो सकता है? थैंक यू स्मिता, बुलाने के लिए मुझे अपने चैनल पर। केंद्र के जो फैसला है, इसको देखने के कई नजरिए हो सकते हैं। एक तो ये कि 170 दिन हो चुके थे, करीब 6 महीने का वक्फा बीतने को था उनकी डिटेंशन को, सोनम वांगचुक की। और पहले दिन से जो चीज लग रही थी कि जिस ग्राउंड पर ये हिरासत ली गई थी, उसमें बहुत कुछ शायद सॉलिड कोई ग्राउंड बनता नहीं था। जैसे एनएसए जैसी चीज, जो कि बहुत ही सीरियस और उस तरह की के आरोप है, जिसके तहत
आप सोचिए कि जमानत के प्रावधान नहीं है, साल भर तक उनको डिटेंशन में रखा जा सकता था। इसके बावजूद सरकार के पास बहुत कुछ नहीं था। और दूसरी वजह जो लगती है अभी इमीडिएट की, सुप्रीम कोर्ट में उनकी जो सुनवाई हो रही है हेबियस कॉर्पस की, जो 17 तारीख को होनी है, वो एकदम सामने खड़ी थी। तो वहां पर भी सरकार के लिए एक शर्मनाक स्थिति बन सकती थी, उसमें उनको जवाबदेही बन सकती थी। तो मुझे लग रहा है कि इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए और इन सब के अलावा एक और बड़ी दिलचस्प चीज है। आप देखें कि अगर जिस जिस तरह से मणिपुर के हालात हाथ से निकले, आप एक और हमारा सीमांत इलाका है, जो स्टेट है, लंबे समय से वहाँ पर अनरेस्ट था और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। तो उस नज़रिए से अगर हम देखते हैं, तो लद्दाख में एक और फ्रंट इस तरह का कोई खुलना, जहाँ पर कि किसी तरह की राजनीतिक अस्थिरता हो और बहुत सारी चीज़ें इस तरह की चल रही हों, तो केंद्र सरकार वहाँ पर भी ऐसी थोड़ा के कैलकुलेशन में चीज़ें शायद रही होंगी कि अब हम यहाँ पर भी लोगों को इस तरह से नाराज नहीं कर सकते, क्योंकि सोनम वांगचुक के ऊपर चाहे भले जो चीजें कही गई हों, जिस तरह से उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि वो पाकिस्तानी एजेंट है, पाकिस्तान में गए थे तो पाकिस्तानी नेताओं के साथ उनकी फोटो शेयर की गई, उस टाइम पे चीन का एजेंट बताया गया, और चूंकि बॉर्डर का इलाका है, ये सारी चीजों के बावजूद सोनम वांगचुक को जो जानने वाले हैं वो जानते हैं कि सोनम वांगचुक का कामकाज क्या है, किस तरह के आदमी हैं, वो गांधीयन फिलॉसफी में यकीन रखने वाले आदमी हैं। तो बहुत ज्यादा उनके साथ वो चीजें चिपकती नहीं है, उनके ऊपर वो लगती नहीं थी। तो ये सब मेरे ख्याल से कई सारी चीजों को कैलकुलेट करके केंद्र सरकार ने फिर ये निर्णय लिया होगा कि एनएसए हटाना और उनकी जो डिटेंशन है उसको खत्म करना ही इस समय सबसे बेहतर तरीका है इस मौके पर। अब आती हूं मैं एक अहम मुद्दे पर अतुल, जो हमारे आपके प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है। और इस प्रोफेशन में जो हम कहने को मुख्य धारा की मीडिया है, जिसमें सबसे ज्यादा बात हम टीवी की करते हैं, क्योंकि हम और आप चाहे इंडिपेंडेंटली काम कर लें, ये अभी भी है कि टीवी का रीच एक अलग रीच होता है। इंसान जो है उसको ढूंढने की जरूरत नहीं होती कि जाकर यूट्यूब पर मैं अतुल चौरसिया का चैनल को ढूंढूंगा, स्मिता शर्मा के चैनल को ढूंढूंगा। आप रिमोट बदलते रहते हैं, चैनल आपके आ जाते हैं बड़े आसानी से। तो जो टीवी का रवैया रहा इस पूरे मुद्दे के कवरेज में, उसको लेकर आपकी सोच, आपके ख्याल। टेलीविजन मीडिया के नजरिए से इस मुद्दे को देखूं अगर, तो मैं कुछ भी इसमें मैं नया नहीं पाता हूं स्मिता। ये एक लंबे समय से लगातार चले आ रहे टेम्पलेट का हिस्सा ही था। बहुत सारे ऐसे मौके आए जहां पर आप कोई भी ऐसी चीज, कोई ऐसा विरोध, कोई ऐसा मुद्दा, कोई ऐसा प्रदर्शन या कोई ऐसा जो सरकार के ऊपर किसी तरह से आरोप लगाता हो या उसको कटघरे में खड़ा करता हो, वहां पर टेलीविजन मीडिया ने, एक बड़े हिस्से ने टेलीविजन मीडिया के अपना एक पाला लंबे समय से चुन रखा है, और वो हम देख रहे हैं। आप किसान आंदोलन को देखिए तो क्या कहा गया था, ये खालिस्तानी है, इनको पाकिस्तान से पैसा आ रहा है और ये लोग इस तरह के लोग हैं। तो वो जो टेम्पलेट था, वो टेम्पलेट यहां पर भी इस्तेमाल हुआ, इस मामले में भी इस्तेमाल हुआ कि सोनम वांगचुक का जो आंदोलन है वो विदेशी फंडेड है, पाकिस्तान से उनको समर्थन मिला, चीन से, और इसकी वजह से इन्होंने टारगेट किया और जो हिंसा हुई, जबकि उस हिंसा की बातें, हिंसा की जड़ में गए बिना ये सारी बातें की गई, कोई जांच नहीं हुई थी तब तक, और 2 दिन के अंदर सारा निर्णय दे दिया गया था। और साथ में हमें ये भी देखना होगा कि लद्दाख के लोगों की जो मांगे थी, वो मांगे क्या थी, वो कितनी रिजनेबल, कितनी जरूरी और कितनी अहम मांगे हैं। मसलन 6 शेड्यूल में डालने की मांग हो, पूर्ण राज्य का दर्जा हो, या रोजगार में जो रिजर्वेशन का मसला है, ये सब बहुत वाजिब मांगे हैं और एक बहुत ही बेसिक एंजाइटी से आजकल निकल रही हैं, जो कि हर स्टेट, हर समुदाय के अंदर इस समय पैदा हो रही हैं। तो वो मांगों को आप नजरअंदाज करके एक दूसरे टेम्पलेट में, जो कि एक फिक्स टेम्पलेट था जिसमें देशद्रोही है या पाकिस्तानी है, विदेशी कह दिया गया इनको। अब सोनम वांगचुक के मामले में जो नई चीज मैं देख पाता हूं, वो मैं थोड़ा सा यहां पर उसको अंडरलाइन करना चाहूंगा स्मिता, कि बहुत सारे मौके हैं, जैसे मैंने किसान आंदोलन की बात कही या अलग अलग मौकों पर अलग अलग आंदोलनों की बात कही, किस तरह से टेलीविजन मीडिया लगातार उनको डिमोनाइज कर देगा या उनको उस तरह से बदनाम करने का काम करेगा, फैक्ट हो ना हो, इस तरह की चीजें।
लेकिन सोनम वांगचुक के मामले में ये जो फ्रिंज प्लस मेन स्ट्रीम टेलीविजन मीडिया करता था कि ये देशद्रोही है या ये पाकिस्तानी एजेंट है या इसको ये या व्हाट्सएप पे जो ग्रुप्स पे जो चीजें फैलाई जाती है या जो आईटी सेल का नैरेटिव होता है, ये चीज वहां से निकल के सोनम वांगचुक के मामले में मैं पाता हूं कि सरकार के नैरेटिव का हिस्सा बन गई। अगर आपको याद हो, जब सोनम वांगचुक को हिरासत में लिया गया, उस समय पर जो हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता का, जो सुप्रीम कोर्ट में उनके डिटेंशन को लेकर, उनके ऊपर एनएसए लगाए जाने को लेकर जो जो बातें कही, उन्होंने जो तर्क दिए, उसको आप थोड़ा ध्यान रख दें तो क्या बातें कही। उन्होंने भी बिल्कुल वही बातें कही कि ये इसके ऊपर पाकिस्तानी और चीनी वो एजेंट होने का होता है और उनसे मिलकर देश के अंदर अस्थिरता फैलाने की संभावनाएं हैं, इसलिए इनका डिटेंशन जरूरी है, इनके ऊपर एनएसए जरूरी है, ये सारी चीजें। अब सोनम वांगचुक जैसे आदमी के ऊपर अगर सरकार का सबसे शीर्ष लीगल अधिकारी, तो ये सरकार की बात हो गई, वो चीजें अभी तक फ्रिंज में रहती थी, आईटी सेल का हिस्सा होती थी और ये गैर जिम्मेदार टेलीविजन मीडिया का हिस्सा होती थी, जो कि ऑलरेडी बहुत बड़े पैमाने पर डिस्क्रेडिट हो चुका है। लेकिन जुडिशरी हमारी बहुत हद तक उसमें लोगों की फेथ, उसमें लोगों का जो भरोसा है वो बना हुआ है और वो उसी के पास अंततः लोग जाते हैं, अल्टीमेटली वहीं जाते हैं अंतिम न्याय के लिए, अंतिम फैसले के लिए। तो वहां पर भी अगर सरकार के नुमाइंदे इस तरह से इन्हीं नैरेटिव्स को पुश कर रहे थे और बढ़ा रहे थे, तो मुझे लगता है कि ये इस मामले में एक स्टेप आगे जाकर सरकार ने बदनाम करने की कोशिश की, क्योंकि मतलब पुलिस की तरफ से भी हमने देखा ये बयान दिए गए थे और वो पुलिस वाले अब क्या कहेंगे उसका कोई जवाब अभी कोई तो कम से कम मांगे, कोई जवाब तो दे कि भाई जो मैं सिंपल सा सवाल, बेसिक सा सवाल पूछ रही हूं, आपने एक शख्स को हिरासत में लिया, आपने उस पर एक बेहद ही ड्रकोनियन जो है एक्ट लगाया जिसके तहत आप 1 साल तक एक शख्स को दरअसल जेल में रख सकते हैं बिना उस मामले के ट्रायल में गए हुए, बिना जमानत के। और उसमें आप ये क्योंकि नॉन बेलेबल जो है आप इसको करके आप इसमें आप जेल में रख सकते हैं कि भाई ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। जिस इंसान के खिलाफ आपने ऐसे आरोप लगाए, मेरा सिंपल सा सवाल है केंद्र सरकार से, पुलिस से, आपने तुषार मेहता का जिक्र किया जिन लोगों ने ये आरोप लगाए, अगर इन आरोपों में दम है तो आपने क्यों सोनम वांगचुक को छोड़ा? अगर वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है तो क्यों उनको छोड़ा? ऐसी क्या बात हो गई, ऐसी क्या कॉम्प्रोमाइज हो गई पर्दे के पीछे जिससे आपको ये पूरा आश्वासन है कि अब वो एंटी इंडिया एक्टिविटीज में शिरकत नहीं करने वाले हैं? और अगर आरोप नहीं है तो ये 170 दिन के लिए जवाबदेही बननी चाहिए या नहीं जो इन्होंने जेल में बिताई? क्या उनसे कम से कम एक माफी नहीं मांगनी चाहिए लोगों को? मीडिया से तो हम ये उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं, एक के बाद एक आप रिया चक्रवर्ती से लेकर आप सोनम वांगचुक को ले आप खालिस्तानी आप कह देते हैं फार्मर्स प्रोटेस्ट को। मीडिया के अंदर जवाबदेही क्या टेलीविजन के अंदर बिल्कुल जीरो है अतुल? हमारी क्या जो प्रोसेसेस हैं, जो एसोसिएशंस हैं, एनबीडीए से है, क्या वो बिल्कुल जीरो अकाउंटेबिलिटी वाली प्रोसेसेस हैं? स्मिता, इस पर तो हम लोग ने मतलब पिछले काफी समय में बहुत सारी बातें की हैं, बहुत सारी बातें हुई हैं कि मीडिया का की जो ये लापरवाही है, या मीडिया की लापरवाही नहीं कहूंगा, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है और जानबूझकर, आपराधिक रूप से जानबूझकर किया जाने वाला कामकाज है। डेलिबरेट है, बिल्कुल ही डेलिबरेट है। हाँ, जानबूझकर। तो उसमें अब जो जवाबदेही की बातें हैं वो जाकर ठहरती हैं कहाँ पे? जैसे आपने एनबीडीएसए का जिक्र किया, प्रिंट के लिए कभी हमारे यहाँ जैसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जैसी बॉडीज होती थी, हमेशा हम इस बात के तरफदार रहे, हम लोग इस बात की बात करते रहे कि भाई मीडिया पर किसी तरह का जो रेगुलेशन है वो किस तरह का रेगुलेशन होना चाहिए, उसके कंटेंट पर, उसकी जवाबदेहियों पर, उसकी जिम्मेदारियों पर, क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव जॉब में हैं। आपके लिखे, कहे, बोले गए, सुनी गई बातों से लोग परसेप्शन बनाते हैं या फिर वो किसी और रूप में भी उसके दुष्परिणाम आ सकते हैं, दंगे भड़क सकते हैं या बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो वो रेगुलेशन क्या होनी चाहिए, किस तरह से रेगुलेट किया जाना चाहिए था, इस पर हमने बहुत सारी, तो सेल्फ रेगुलेशन जैसी चीजें बार बार आती है, सेल्फ रेगुलेट पर मीडिया का बड़ा हिस्सा बहुत ही गैर जिम्मेदार है इस मामले में। देखिए, एनबीडीएससी जैसी बॉडीज ने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, जैसे आप कुछ दिनों में देखेंगे कि बहुत सारे उन्होंने कंटेंट हटाने को लेकर और बहुत सारे जुर्माने लगाए हैं टेलीविजन चैनलों पर अलग अलग, लेकिन वो बहुत कम है। अगर आप अनुपात देखेंगे तो अनुपात इतना बड़ा है टेलीविजन चैनलों के कुकर्मों का
जो जो हम्म। हर दिन उसके नजरिए से देखें, उस अनुपात में देखें तो जो कार्रवाइयां हैं वो बहुत कम है, बहुत छोटी हैं और उनसे कोई बहुत डिटरेंस पैदा नहीं होता, मतलब है जैसा ना। हम दर्शकों को एक बार एग्जांपल दे दें अतुल, यहाँ पर अब आप कोरोना के टाइम पे हमने देखा कैसे मुसलमानों को डिमोनाइज किया गया, तबलीगी बिल्कुल जमात को डिमोनाइज किया गया। आप फूड जिहाद, थूक जिहाद, हर चीज में आप जिहाद वर्ड को आप लेकर आ जाते हैं। उसमें इक्का दुक्का इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि भाई आपको इस वीडियो को टेक डाउन करना है या माफी मांगनी है, या आपने 10,000 रुपए का पेनल्टी लगाया। जो करोड़ों की व्यवसाय कर रहे हैं, इसी हेट को सेल करके प्रॉफिट कर रहे हैं बड़े बड़े मीडिया हाउसेस, उनके लिए तो इट्स लाइक अ स्लैप ऑन द रिस्ट अतुल। उनका व्यवहार तो नहीं सुधरने वाला इन सब चीजों से। बिल्कुल। और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमेशा हम रेगुलेशन और बिजनेस, जो चैनल का रेवेन्यू मॉडल है, उसके बीच में एक क्लैश देखते हैं हमेशा। और जो रेवेन्यू या उससे होने वाली जो आय है, जो अर्निंग है, वो हमेशा इतना मोटा, इतना लुक्रेटिव है कि वो इन छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करने को एक तरह से प्रेरित करता है। अब उसमें मीडिया का अपना जो पूरा रेवेन्यू मॉडल है वो एक अलग विषय है कि रेवेन्यू मॉडल में क्या होना चाहिए। सेल्फ रेगुलेशन अगर फेल हो रहा है, क्योंकि आप आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों एक स्पेस खोल रहे हैं, एक खिड़की खोल रहे हैं इस पूरे दायरे में, जहां पर सरकारों को कंट्रोल करने का एक बहाना मिलता है कि मीडिया बार बार चूक कर रहा है और सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो है वो काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारे पास इसको नियंत्रित करने की या इनकी जवाबदेही या इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का और क्या तरीका है। तो आप जब वो विंडो खोल रहे हैं और बार बार आप इस तरफ से, ये बहुत खतरनाक और सीरियस सिचुएशन है कि आप सेल्फ रेगुलेटरी, अपनी ही बनाई सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज को हमेशा अपने पैरों के नीचे रखते हैं। तो फिर सरकारों को, अब फिर हम सबके सामने मीडिया में, जो खासकर जो सीरियस मीडिया है उसके सामने बहुत दोधारी तलवार पर चलने वाली स्थिति है ना। एक तरफ सरकार के रेगुलेशंस आते हैं, उनका विरोध करना। आप देखिए कि आईटी रूल्स के नाम पर बार बार कितनी सारी चीजें आ रही हैं, बदलाव हो रहा है, उसका विरोध, उसको कोर्ट में चैलेंज करना है कि सरकार कैसे नियंत्रण करना चाह रही है। और आपका अपना पर्सनल कंडक्ट जो खासकर टेलीविजन मीडिया का जो है वो इतना गंदा है कि आप ना तो कम्युनिटी गाइडलाइंस की कोई परवाह है आपको, ना देश में भाईचारे की कोई परवाह है, ना आपको देश में संविधान की कोई परवाह है। जैसे आप रिजर्वेशन जैसी चीजें हों तो आपका एक उल्टा पहलू होता। हर चीज सिर्फ और सिर्फ ले देकर सरकार से नियंत्रित है, और वो सरकार जो कि आपका रेवेन्यू दे रही है, यानी आपको एडवर्टीजमेंट दे रही है, विज्ञापन दे रही है। तो ये एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो गया है और एक विशियस काइंड ऑफ सर्कल भी है। मैं दर्शकों को बता दूं कि जो दर्शक हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, हो सकता है आप में से कोई यंगर ऑडियंसेस हों। आज मुझे इस प्रोफेशन में 23 साल हो गए हैं। इन 23 सालों में बहुत बड़े बड़े जो है मीडिया हाउसेस के साथ में ऊंचे पोजीशंस पर काम करने का मौका मिला है। दूरदर्शन से लेकर IBN 7, CNN IBN, इंडिया टुडे, आज तक, TV9 भारतवर्ष। लेकिन ये 20, 18, 19 साल इस इंडस्ट्री को देने के बाद जब हम लोग फैसला करते हैं कि अब हमको टेलीविजन की मुख्य धारा में नहीं रहना है, हम भी चाहते तो कंफर्टेबल सैलरीज लेकर हम अपना काम कर सकते थे, लेकिन उसके पीछे ये दुखदायक फैसले होते हैं जब इंसान एक इंडिपेंडेंट स्पेस में मूव करता है। क्योंकि आसान नहीं होता हम लोगों के लिए इंडिपेंडेंट स्पेस में काम कर पाना, रिसोर्सेज की कमी होती है, हम लोग वन मैन आर्मी के तौर पर काम कर रहे होते हैं। और वहां जब आप देखते हैं कि एक इतना पावरफुल मीडियम है जो अभी भी चाहे तो कितना कुछ ठीक कर सकता है इस देश में, एक डेवलपिंग इकोनॉमी में एक अहम भूमिका निभा सकता है, पॉलिसी मेकिंग से लेकर अवेयरनेस क्रिएशन तक में, उसकी गलतियों के लिए आखिर कैसे जो है राह सुधारी जाए, इसको लेकर मत्थापच्ची हम लोग जरूर करते हैं अतुल। लेकिन सरकार की तरफ से भी जो रेगुलेशंस हैं वो हम देख रहे हैं इंडिपेंडेंट वॉइसेस के लिए लेकर आ रही हैं। अब जो डिजिटल ब्रॉडकास्ट, अब DPDP एक्ट लेकर आ रहे हैं, उसमें सेंसरशिप इतनी ज्यादा बढ़ा दी जा रही है फॉर इंडिपेंडेंट मीडिया जो हम लोग ब्रॉडकास्ट करते हैं ऑन इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म्स, कि आपने मुश्किल कर दिया है विसल ब्लोअर्स के लिए, RTI एक्टिविस्ट के लिए, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के लिए आने वाले दिनों में कि हम लोग ऑपरेट कर सके, सरकार को क्रिटिसाइज कर सके। तो ये मुश्किलात आपको क्या, ये गैप भी आपको और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि एक तरफ वो टीवी चैनल्स हैं जो दिन भर हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो है गरम रोटियां सेक कर, कम्युनल रोटियां सेक कर परोसती रहे, उनका कुछ नहीं होना है, और जो इंडिपेंडेंट वॉइसेस है उन पर आप ज्यादा जो है आप उन्हीं को क्रैक डाउन करेंगे फेक न्यूज के का आधार बनाकर। स्मिता, ये इस पर मैं क्या कहूँ, मुझे बस एक चीज समझ में आती है कि आप सरकार हमेशा ये कोशिश रहती है सरकार की कि किसी भी तरह से मीडिया को कंट्रोल में रखा जाए अपने। अभी क्या स्थिति है कि उसके आगे चली गई है बात। मीडिया तो कंट्रोल में है ही है,
ले देकर हमको एक 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 स्पेस मिला था डिजिटल मीडिया के जरिए, या इंटरनेट ने एक स्पेस दिया था, और उसने बहुत सारे मैं कहूँगा इसने एक्चुअली इस डेमोक्रेसी को मजबूत किया था, हमारे लोकतंत्र को एक डायमेंशन बहुत बहुत विस्तार दिया था, कि जहां पर कोई भी आवाज कहीं से भी सब तक आ सकती थी। अब सरकार जाहिर सी बात है उसके अंदर उसने उस खतरे को भी भांप लिया है कि छोटी छोटी चीजें भी उसके खिलाफ जा सकती हैं, तो वो उसको, जैसे आप बहुत छोटी सी चीज देख ले, आज मीडिया के पावर के नजरिए से देख लें तो प्रधानमंत्री का एक बहुत कैजुअल सा बयान था कि नाली की गैस से भी कोई गैस चाय बना सकता है, उनका प्रधानमंत्री का। अब प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए उतनी उनको ऐसी गंभीर चीजों पर उतनी गंभीर टिप्पणी ही होनी चाहिए, ना कि इस तरह की। अब आप देखें कि गैस का संकट है इस देश में, एलपीजी की क्राइसिस है, और जो ये युद्ध चल रहा है उसमें प्रधानमंत्री के उस बयान को लेकर पूरा का पूरा इंटरनेट पटा पड़ा है। आप किसी को रोक नहीं सकते, और आप टेलीविजन पर आप एक सवाल नहीं पूछ पाएंगे कि किसी ने बहुत जेन्युइन, बहुत उस तरह से परेशान होकर पूछा हो कि भाई प्रधानमंत्री हैं आप, हम देश में, आपका संविधान कहता है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाना हमारी जब आप जिम्मेदारी है, हमारे नागरिकों का साइंटिफिक टेम्परामेंट होगा तो आगे हमारे लिए, तो इन सब चीजों पर एक सवाल नहीं पाएंगे आप। तो वहां पर उसने जिस चीज को खत्म किया, उसको इसने इस डिजिटल मीडिया और इन लोगों ने फिल किया, और वो बहुत व्यापक रूप से फिल किया। तो सरकार ने चूंकि उस खतरे को भाप लिया कि भैया यहां पर भी कंट्रोल करना पड़ेगा, तो उसका नतीजा है ये सारे बिल अलग अलग फॉर्म में जो आ रही हैं, देख रहे हैं। टेलीविजन मीडिया इस देश में, मुझे लगता है एक तो टेलीविजन की कहानी भारत में, टेलीविजन जर्नलिज्म की कहानी भारत में लगभग मुझे लग रहा है कि दम तोड़ चुकी है। ये सरकारी और कुछ चुनिंदा कॉरपोरेट का जो पैसा है, उस पैसे से चलने वाला मीडियम रह गया है, और ये आज नहीं तो कल, मतलब बहुत निकट भविष्य में ये खत्म होने वाला है। टेलीविजन मीडिया अपनी प्रासंगिकता खो चुका है, और ये खत्म होने को उस पर है। ये उस बिग मनी के दम पर है जो कि सरकार, जिस दिन ये सरकारें और ये इसमें सुधार और रेगुलेशन थोड़ा सा आया, तो ये स्थिति एकदम बदल जाने वाली है। मीडिया की जरूरत जिस लिए होती है, उस नजरिए से आप देखें तो एक बात जरूर मैं कहूंगा कि बहुत रोबस्ट डेमोक्रेसी का एक हिस्सा होता है एक रोबस्ट मीडिया जो सरकार से, पर हमारे यहाँ पिछले 10 सालों में वो चीज एकदम खत्म है। कौन सरकार से सवाल पूछता है? आप देखिए कि एप्स्टीन फाइल्स पे पूरी दुनिया में क्या क्या चीजें हुई, लोगों ने इस्तीफे लोगों के हुए, लोगों को बैन किया गया, लोगों के, हमारे यहाँ क्या हुआ? आज भी जिनके नाम आए हैं उनको किसी तरह के उससे रोकना तो दूर, अभी भी पार्लियामेंट में वो आके ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहे हैं अपने। तो ये सारी चीजें मिलकर हमारे मीडिया का एक बहुत बुरा चेहरा दिखा रही हैं, टेलीविजन मीडिया को बहुत बुरे उसमें दिखा रही हैं, जिससे, पर ये है कि टेलीविजन की कहानी, मतलब मेरा ये कंक्लूजन यही है ले देकर, भविष्य जो है वो डिजिटल मीडिया का है, और बहुत जल्दी बड़ा कोर्स करेक्शन इसमें इसके रेवेन्यू मॉडल में आना है, और आ रहा है, जो कि सब्सक्रिप्शन और उसका मीडिया बेस्ड मीडिया प्लेटफॉर्म है सारे, जिसने भी अब लोगों के दम से ही मीडिया पब्लिक इंटरेस्ट जर्नलिज्म को यहाँ पर सेव किया जा सकता है। आखिरी सवाल आपसे एक बार वापस से मैं लौटूंगी फिर से वही सोनम वांगचुक के मसले पर अतुल, और जिस तरीके से जो है सोनम वांगचुक के केस में हमने देखा बीजेपी आईटी सेल का ये वीडियो, दर्शकों को याद दिला दूं कि मैंने कल बात की थी सज्जाद कारगिली से, कारगिल डेमोक्रेटिक एसोसिएशन, और हाजी मुस्तफा जो वन ऑफ द एडवोकेट्स रहे हैं सोनम वांगचुक के लिए, और उनकी भी बातों को आप सुन सकते हैं। मुख्य डिमांड्स क्या हैं, क्यों हैं, जैसा अतुल ने कहा कि वाजिब हैं। और ये जो पूरी की पूरी ये रूलिंग पार्टी के ट्विटर हैंडल से उनको कैरेक्टर असैसिनेट करते हुए वीडियोस दिए जाते हैं अतुल। ये 27 सितंबर, मतलब 26 सितंबर को गिरफ्तारी होती है, 27 सितंबर को बकायदा एक स्क्रिप्टेड वीडियो तैयार होता है जो रूलिंग पार्टी करती है, जिसमें कहा जाता है वो सेडिशन है, वो फॉरेन एजेंट है, वो पैसा ले रहे हैं। मतलब अब इसके बाद आप क्या कहें, तो वो जैसा ये कंफ्यूजन है ना कि भाई टीवी को ये मीडिया वाले पार्टी फॉलो कर रही है या पार्टी लाइन आ रही है डिक्टेट बनकर जो टीवी फॉलो कर रही है। यहाँ पर क्या एक मिनिमम माफी कम से कम लोग उम्मीद करें कि आप माफी तो मांगे इस तरह की बातों के लिए? इसका जवाब तो एकदम साफ है कि पार्टी लाइन को चैनल वाले फॉलो कर रहे हैं, वो तो साफ है।
और ये एक इसमें कोई शक नहीं है। माफी जैसी चीजें मुझे नहीं लगता कि किसी के अंदर इतना नैतिक बल होगा कि कोई माफी मांगे। ये जो पूरा प्रकरण हुआ, आप ऐसे कई मामले होते हैं जब सरकार ने लिया यू टर्न, और ये भारतीय जनता पार्टी का जो आप दिखा रही हैं, जो ये पूरा नैरेटिव वाला ये वीडियो चल रहा था, आप ये देखिए कि आप जिस व्यक्ति के खिलाफ ये बातें कह रहे हैं या जिस व्यक्ति के खिलाफ ये सारी चीजें फैला रहे हैं, उस आदमी का बैकग्राउंड क्या है, उसका अतीत क्या है। तो बहुत सारी चीजें अपने आप न्यूट्रलाइज हो जाती है और सरकार के चेहरे पर एकदम से कालिख पुज जाती है कि वो आदमी जिसके ऊपर जिसने इतने सारे छोटे छोटे बहुत सारे इन्वेंशन कर रखे हैं, जो आपको आपकी पर्यावरण और कुछ मामलों में एक तरह से देश की पहचान भी है आपका, और उस व्यक्ति को केंद्र में रखकर फिल्में बनी यहाँ पर। इतना दिलचस्प किरदार रहा है उनका, वांगचुक का। तो उस व्यक्ति के खिलाफ ये जाकर, हमारे यहाँ इस समय की एक बड़ी त्रासदी क्या हो गई है ना, कि राजनीति जो है वो राजनीति धर्म से, हमारे सामाजिक जीवन से, हमारा जो सोशल लाइफ, जो नागरिक समाज है, उसमें उन सब के ऊपर इतना हावी हो गया है और उसको इतना ज्यादा प्रमुखता दी जाने लगी है कि बाकी चीजों की मानो कोई हैसियत नहीं बची है। आप सिविल सोसाइटी की कोई हैसियत नहीं है, पर्यावरण पे काम करने वालों की कोई हैसियत नहीं है आपकी दुनिया में। ले देकर वो जो राजनीति है वो जो कह रही है वही सब जगह प्रिवेल कर रही है। तो ये जो हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने हैंडल से किया, अब आप उम्मीद नहीं कर सकते कि इतना किसी के अंदर नैतिक बल होगा कि वो जाके इस बात की माफी मांगे, क्योंकि ये परंपरा खत्म हो गई। आप देखें 10 साल में हमारे यहाँ इस्तीफे देने की परंपरा खत्म हो गई, बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं लोगों के ऊपर, बड़े बड़े चीजें हो, लोग तो जब सरकार खुद अपनी जवाबदेही से पीछे हट जाती है, चुप हो जाती है, इतने बड़े बड़े कांड हो जाते हैं आपके यहाँ, एक पत्ता नहीं हिलता। आपके यहाँ कोविड हुआ, या आपके यहाँ नोटबंदी जैसी चीजें हुई, आपके यहाँ और भी चीजें, तो सरकार ने अपनी जवाबदेही कहाँ फिक्स की। और भी बहुत सारी घटनाएं, कहीं एक छोटा सा किसी मंत्री विधायक किसी का इस्तीफा तक तो होता नहीं। तो जब यहाँ पर ये चीजें नहीं हो रही तो वो चीजें नीचे तक जाती हैं, नीचे भी किसी का नहीं होगा। अब जैसे ये हमारे सामने गैस क्राइसिस चल रही है यहाँ पर, अब इसमें आप तो विदेश मंत्रालय को और विदेश मामलों को कवर करते हैं रश्मिता, आप मुझे बताइए कि जिस दिन ये लड़ाई शुरू हुई है, मुझे बस इसमें जिस दिन ये लड़ाई शुरू हुई है उसके 2 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री इजरायल में थे, और उसके बाद पहले दिन जो लड़ाई शुरू हुई उसमें आयतुल्लाह खामेनेई की जो मौत हुई, उसके बाद के 5 दिन में जो भारत सरकार का रवैया रहा, 2 दिन पहले और 5 दिन बाद के इन रवैयों में, सिर्फ इन्हीं 7-8 दिन के रवैये को हम मौजूदा जो हमारी एलपीजी की क्राइसिस है उसके जिम्मेदार ठहरा सकते हैं कि नहीं ठहरा सकते हैं या नहीं? अगर आप समय रहते इजराइल के साथ न खड़े होते 2 दिन पहले बेवकूफों की तरह, अगर आप 5 दिन बाद तक खामेनेई की मौत को कंडोल कर चुके होते बहुत सारे, तो क्या हमारे लिए वैसे ही स्थिति नहीं रहती? भले युद्ध जारी था, लेकिन चाइना का के शिप तो क्रॉस कर रहे हैं वहां से, हमारे नहीं कर रहे, जबकि हमारे चीन से ऐतिहासिक रिश्ते। तो ये 5-7 दिन की क्राइसिस में को हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं कि नहीं? इसको कैसे कहेंगे आप? ईरान से ऐतिहासिक रिश्ते और चीन, उसका जो है युद्ध के बीच में भी वो रिश्ते जारी रखे हुए हैं। हमारे जो रिश्ते हैं उसमें इतनी दरारें आ गई, ब्रेकअप की सिचुएशन आ गई। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका अतुल। तो इसके लिए माफी मांगेगा कोई? इसके लिए तो कोई नहीं माफी मांगेगा कि हाँ हमारी गलती है वो, क्योंकि हमने एकदम से तहस नहस कर दिया रिश्तों को और यहाँ खड़ा कर दिया कि हमारे सामने क्राइसिस है। तो वही चीज हर यहाँ पे भी लागू होती है। कोई हम ही माफी मांगते फिरेंगे हमारी मीडिया की गैर जिम्मेदाराना रवैये के लिए। बहरहाल बस ये शो खत्म करने के पहले दर्शकों का मैं ध्यान एक ट्वीट की ओर जरूर यहाँ खींचना चाहूंगी, जो ये सोनम वांगचुक का ट्वीट है। ये केंद्र सरकार के फैसले के 2 दिन पहले आया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि आई हैव नॉट स्टेप्ड अवे फ्रॉम एक्टिविज्म, my commitment to Ladakh remains unchanged, but activism must serve a larger purpose, a just, lasting future for Ladakh. It will require clarity, unity, and sincere dialogue. Our struggle has always been for Ladakh's protection, dignity, and long-term well-being, and shall continue to be. और कल जब ये केंद्र का फैसला आया
तो वहां के जो एलजी हैं विनय सक्सेना जी, अभी उनका जो ट्वीट था वो भी बड़ा प्रॉब्लमैटिक था, क्योंकि उसमें एक तरीके से कहा उन्होंने कि देयर इज नो प्लेस फॉर एजिटेशन इन लद्दाख। ये लोकतंत्र है, अगर वाजिब मांग है तो निश्चित रूप से हर किसी को जो है यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने का उनको इजाजत उनको मिलती है, उनको हक होता है, संवैधानिक उनका हक है। और जब इस तरह के बयान आते हैं सोनम वांगचुक के, तो उससे भी सवाल हो रहे हैं कि आगे उनकी भूमिका क्या रहेगी, कि एक्टिवली रहेंगे या नहीं, क्योंकि याद दिलाते दर्शकों को ये वही सोनम वांगचुक है जब आर्टिकल 370 को हटाया गया जम्मू कश्मीर से, तो ये हमारी इसी टेलीविजन मीडिया के सरकार की कश्मीर पॉलिसी के पोस्टर बॉय बने थे, क्योंकि ये लाउडेस्ट चीयर लीडर थे मोदी जी के लिए, और सबको इनको हेल कर रहा था कि देखो कितना अच्छा कर रहे हैं, ये वेलकम कर रहे हैं। जिस दिन मोदी जी से 2 सवाल पूछ लिए, प्रधानमंत्री और सरकार के सवाल पूछ लिए, तो आप देखिए क्या होता है, और इसी का चिलिंग इफेक्ट भी होता है फ्री स्पीच पर, जो देखने को मिलता है। बहरहाल अतुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रविवार के दिन में हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें वक्त देने के लिए, और अब आपके इम्पोर्टेंट टिप्पणी के स्पीच से मैं आपको दूर नहीं रखूंगी, नहीं तो आपके जो इतने लाखों फैंस हैं वो जो है मुझसे नाराज हो जाएंगे। तो बहुत शुक्रिया, लुक फॉरवर्ड टू योर नेक्स्ट एपिसोड ऑफ टिप्पणी। थैंक यू स्मिता, थैंक यू सो मच। दर्शकों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार, आदाब।